हेलो गाइस। दोस्तों आज है 9 सितंबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज़ न्यूज़पेपर को। दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल या जो भी हमारे नोट्स होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप ये दोनों ही चीज़ें डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप सीधा टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स ईजी को टाइप करके भी आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएंगी। दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यूज़ है, मैंने उसके ऊपर बाकायदा नोट्स भी बनाए हुए हैं। मैं सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, बस मेरे साथ बने रहना। देखो यहाँ पर सबसे पहले न्यूज़ ये आ रही है, सुप्रीम कोर्ट एग्री टू एडजॉर्न हियरिंग ऑफ प्रिया ऑफ पिगासूस केस प्रॉब। अभी क्या है, देखो सबसे पहले ना इसमें क्या लिखा है वो जानो। इसमें ये लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है जो पिगासूस सॉफ्टवेयर है उसको लेकर यहाँ पे जो एन वी रमना जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने 13 सितंबर को बोला है कि हम इसके लिए एक मीटिंग बुलाएंगे। मीटिंग क्या बुलाएंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इस पर डिस्कशन होगा कि इस सिचुएशन से कैसे टैकल होगा। और याद रखना ये मीटिंग कब होगी, 13 सितंबर को होगी। नाउ द पॉइंट इज़ कि ये पिगासूस सॉफ्टवेयर है क्या, ये पिगासूस ये जासूसी वाला जो सॉफ्टवेयर है वो है क्या, काम क्या करता है, इंडिया में इसने क्या किया क्या नहीं, ये सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं, तो चलो नोट्स की ओर चलते हैं। नोट्स पे चलने से पहले आप यहाँ पर ये फ़ोटो देखो। आप ये जो हॉर्स जिसके ये पंख बने हुए हैं ना, इसी को पिगासूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पिगासूस बोलते हैं। अब बेसिकली पिगासूस है क्या, ये एक इजराइल बेस्ड कंपनी है। चलो मैं एक बार नोट्स में से आपको पढ़ाता हूँ। पिगासूस, एक मिनट, ये रहा पिगासूस स्पाईवेयर। देखो ये आपके जनरल स्टडीज़ पेपर नंबर 3 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम साइबर सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, ठीक है, और साइबर वेलफेयर के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है जो पिगासूस सॉफ्टवेयर है, पहली बात ये इजराइल की एक कंपनी है जिसने इस सॉफ्टवेयर को बनाया। और जानते हो ये जब सॉफ्टवेयर बनाया गया था तो बेसिकली ये किन पर्पज़ के लिए बनाया गया था, कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कैसे रोका जाए। क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी में हमें ज़रूरत होती है उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हैक करने की, ताकि हम ये पता लगा पाएँ कि वो अगला इवेंट क्या करने वाले हैं, कहाँ पर बम फोड़ने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, उनको पता करने के लिए सॉफ्टवेयर को बनाया गया था, ठीक है। और ये कौन सी कंपनी ने, किस कंट्री ने बनाया था, आपके इजराइल ने बनाए थे, ठीक है। अब ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये क्या करता है, आपके डिवाइस के अंदर आपके बिना नॉलेज के आपके डिवाइस में ये एंटर मार जाता है। लेकिन पहले क्या होता था ना कि पिगासूस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा, नॉर्मली आपके फ़ोन के ऊपर एक कॉल आएगी, जैसे आप उसको अटेंड करोगे अल्टीमेटली वो आपके यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा, एक हिडन सॉफ्टवेयर है। जैसे ही डाउनलोड होगा तो आपके मोबाइल के अंदर जितनी चीज़ें हैं उसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए किया जाता था, लेकिन अब इसका यूज़ जो है वो इंडिया के अंदर देखने के लिए मिला है। दोस्तों इंडिया की एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर ये बताया गया है कि इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके ऊपर इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया और उनके जो पर्सनल डेटा है उनको यहाँ पर लीक किया गया है, उनका यूज़ किया गया है। और ये हमारे ह्यूमन राइट का पूरी तरह से वायलेशन किया जा रहा है, और जो प्राइवेसी होती है, राइट टू प्राइवेसी, उसका उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पर एक बहुत बड़ा केस बना है, जिसके तहत ये बात बोली जा रही है कि आने वाले टाइम के अंदर हम इजराइल की इस कंपनी पर एक हैवी पेनल्टी इंपोज करें कि आखिर उन्होंने किस तरह से हमारे पॉलिटिशियन हो गया या उनकी जो बातें हो रही हैं उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा इंडिया की तरफ से, जो कि आप देखते हैं ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इस पर सारी बातचीत की और ये पता लगाया कि इसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा। और इसी बात पर सारी मीटिंग जो है वो कब की जाएगी, 13 सितंबर को की जाएगी। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिससे कई टाइप के हमारे साइबर अटैक्स होते हैं। देखो इस फोटो से आपको ना चीज़ें ज़्यादा समझने को मिलेंगी। देखना एक मिनट, ये देखो ये पिगासूस सॉफ्टवेयर करता क्या है। देखो पिगासूस सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके फ़ोन पर एक मैसेज आएगा, उस पर लिंक होगा, जैसे आप क्लिक करोगे अल्टीमेटली पिगासूस सॉफ्टवेयर आपके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। व्हाट्सएप पे लिंक आ सकता है, ई मैसेज पर आ सकता है, या कोई अननोन कॉल आ सकती है। उस कॉल को जैसे ही आप अटेंड करोगे अल्टीमेटली क्या होगा कि वो आपके फ़ोन के अंदर एंटर हो जाएगा, और आपके फ़ोन में जितने भी आपके SMS हैं, आपकी जो ईमेल्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, कॉन्टैक्ट्स, रिकॉर्ड कॉल्स और व्हाट्सएप कैलेंडर, और आपका माइक्रोफोन भी एक्टिव करके वो सुन सकता है कि आप इस टाइम किससे और क्या बात कर रहे हो। और आपका कैमरा भी ओपन कर सकता है, इवन आपकी GPS लोकेशन भी वो ट्रैक कर सकता है कि आप इस टाइम कहाँ पर बैठे हुए। ये सारी की सारी चीज़ें पिगासूस सॉफ्टवेयर आपके पास कर सकता है। तो अब आपने देखा ये सॉफ्टवेयर कितना ज़्यादा खतरनाक है, जो एक साइबर अटैक के रूप में काम किया जा रहा है। और इंडिया में इस तरह से 40 लोगों के ऊपर, जिसमें जर्नलिस्ट शामिल है और कुछ पॉलिटिशियन जैसे MP MLA है, उनके ऊपर भी ये चीज़ें की गई है। दोस्तों बाहर की कंट्री में तो ये प्रेसिडेंट तक के फ़ोन के अंदर घुस गया था, जिसके से उनको अपना फ़ोन ही चेंज करना पड़ा, ठीक है। ये हमारे डिवाइस के ऊपर अटैक करता है, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूँ इसके लिए अभी रिसेंटली पर्सनल डेटा बिल बनाया गया है,
2019 के अंदर, जो ये बताता है कि आप इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं कर सकते हो। हाँ, टेररिज्म को प्रमोट ना करो, इस वजह से आप टेररिज्म में ये चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आप पर्सनल किसी पर्सन में पिकासो सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो, ये चीज़ आप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो वही यहाँ पर बोला गया कि ये जो केस की हायरिंग है वो 13 सितंबर को यहाँ पर की जाएगी और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा होगा कि 40 जर्नलिस्ट जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं जो इस पिकासो सॉफ्टवेयर के दायरे के अंदर आ गए हैं, और उनमें कई सारे लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर लीक कर दी गई है। दोस्तों इस तरह से इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ भी किया जा सकता है। ये भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा साइबर अटैक है, और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि हर उस कंट्री के लिए जिस कंट्री के ऊपर ये अटैक यहाँ पर पिकासोस यानी इजराइल की कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। यानी कहते हैं ना, कोई चीज़ आप अच्छे के लिए बनाते हो लेकिन उसका मिसयूज़ करोगे तो यहाँ पर दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है कि मुल्ला अहमद टू अहेड इंटीरियम तालिबान गवर्नमेंट। अब क्या है, ये यहाँ के जो तालिबान के स्पोक पर्सन है, ठीक है, ज़ाबिनुल्लाह मुजाहिद, ये इन्होंने क्या बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आने वाले टाइम के अंदर हम एक इंटीरियम गवर्नमेंट बनाएंगे। अच्छा, इंटीरियम गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए गवर्नमेंट बनाएंगे, उसके बाद अभी परमानेंट नहीं है, यानी परमानेंट एस्टेब्लिश बॉडी नहीं है। इसके बाद हम इस गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके एक नई गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज के ऊपर हम एक नई गवर्नमेंट बनाने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर प्रेसिडेंट वगैरह कौन होंगे ये सारी चीज़ें वहाँ पर पहले से ही डिसाइड कर ली गई हैं। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर ये जो चीज़ें वो चेंज की जा सकती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था एक आपका न्यूज़ फर्स्ट पेज से। यहाँ पर फर्स्ट पेज में एक और न्यूज़ आ रही है, क्रेन सीज एंड टू टैक्स डिस्प्यूट विद इंडिया। दोस्तों ये आपकी जो क्रेन कंपनी है इसने इंडिया के साथ डिस्प्यूट किया। दोस्तों यहाँ पर ना इंडिया के लिए एक नेगेटिव चीज़ है कि इंडिया की रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। मैं आपको ना पहले पूरा केस समझाता हूँ कि केस क्या था, जिससे आपको चीज़ें समझ आएंगी, और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर टैक्सेशन वाली चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा पूछी जाएंगी आपसे। चलो मैं बताता हूँ, पहले मैं इसका नोट्स निकाल लेता हूँ ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ। ये है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। पहले तो आप मेरी बात को समझो, ये हमारे जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा रिलेट खाता है, और खासतौर पे मैं रमी सिंह सीरीज़ भी करा रहा हूँ तो ये वहाँ भी कवर अप होते हुए चलेगा। देखो, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है, या रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा टैक्स जो आपने जब लॉन्च किया उसके बाद से एप्लीकेबल होगा, ये तो बात सबको पता होती है, लेकिन कोई ऐसा टैक्स जो बैक डेट से अप्लाई हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ ये कि यहाँ पर क्या हुआ, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कि एक कंपनी थी, ठीक है, वो कंपनी क्या हुआ इंडिया के अंदर काम करने के लिए आती है, और इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 2014 के अंदर हो। एक काम करता हूँ, मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ तो आपको ना ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको जो भी चीज़ कर रहा हूँ वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से कर रहा हूँ, जिससे आपको समझने में बिल्कुल भी आसानी हो। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, ये रहा, यहाँ पर एक कंपनी है क्रेन इंडिया। ठीक है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 2007 के अंदर आती है। वैसे ये कंपनी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब लिस्ट होती है तो इसके स्टॉक जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नजर आते नहीं, वो ट्रेडिंग करता है। तो क्या होता है यहाँ पर 2004-07 के बीच में ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होती है। सन 2011 के अंदर ये क्या करती है, वेदांता ग्रुप के साथ अपना एक एक्विजिशन कर लेती है। जब ये एक्विजिशन होता है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलता है कि आपने क्योंकि एक्विजिशन किया तो इसके से आपको जो कैपिटल गेन्स या जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये लोग बोलते हैं कि ऐसा है, देखो हम तो बाहर की कंपनी है, आपको टैक्स लेना है वेदांता ग्रुप से लो जो कि आपकी इंडियन कंपनी है, आप हमसे क्यों टैक्स ले रहे हो। तो इस बात से क्या हुआ कि प्रणब मुखर्जी के रहते हुए इन्होंने क्या किया, वहाँ पर अपने जो टैक्स लॉज है उनके अंदर चेंज कर दिया, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने अपने टैक्स के रूल में ही चेंज कर दिया। ठीक है, ये वोडाफोन वाला ही केस है जो मैंने आपको एक केस स्टडी के अंदर बताया हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर कि इस कंपनी के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो इम्पोज कर दिए गए। तो इन्होंने कहा देखो अपने टैक्स 2012 के अंदर बनाए हैं, हम जो टैक्स है 2012 के बाद से जो भी एक्विजिशन होगा उस पर देंगे, लेकिन 2012 से पहले जो भी एक्विजिशन होगा उस पर हम टैक्स नहीं देंगे। तो यहाँ पर इंडियन कंपनी ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट निकाल दिया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, यानी आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो आपको टैक्स पूरे बैक डेट के हिसाब से देना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज प्रोसेस के अंदर गया और वहाँ पर इंडिया के खिलाफ कंप्लेंट कर दी कि ये हमसे टैक्स बैक डेट से मांग रहे हैं, आपको टैक्स मांगना है तो आज की डेट के बाद से, जब ये लॉ बना उसके बाद से मांगो, आप बैक डेट से क्यों मांग रहे हो। तो यहाँ पर बैक डेट से टैक्स मांगा गया और ये हैवी अमाउंट था टैक्स की पेनल्टी का। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया उस इंटरनेशनल केस के अंदर हार गई, और जब ये हारी तो इंडिया को मजबूरन अपने टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर चेंज लाना पड़ा। और यहीं पर बात की जा रही है कि 2015 के अंदर अब जो क्रेन एनर्जी है ये क्या करे, आर्बिट्रेज प्रोसेस के अंदर गई। 2018 के अंदर क्रेन एनर्जी के फेवर में
बात सुनाई जाती है और मार्च 2021 में इंडिया क्या करती है, उसके अगेंस्ट अपील फाइल करती है जो कि रद्द कर दी जाती है। अब इंडिया को अपने उस टैक्सेशन सिस्टम को ही बदलना पड़ेगा और यहाँ पर इंडिया ने जो टैक्स की वसूली की है, जितना भी टैक्स उन पर इम्पोज किया वो सारा वेव ऑफ करना पड़ेगा और नए मैकेनिज्म यानी 2012 के बाद से जब ये टैक्स आया उसके बाद से आप ये टैक्स पॉलिसी चला सकते हो, रेट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं चला सकते। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया वालों को सीखने की ये बात है कि कभी भी आप टैक्स के लालच में ना हो और अगर कोई भी टैक्स आपको लॉन्च करना है तो जिस दिन आपने टैक्स को लॉन्च किया है या उस अमेंडमेंट को किया है उसके बाद से टैक्स लगे, ना कि उसकी डेट से पहले लगे। यानी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के इफेक्ट को यहाँ पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेज ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ठीक है, तो ये यूके बेस्ड कंपनी थी, ये जो क्रेन एनर्जी में बात करूँ ना, ये यूके बेस्ड थी जिसका 1.06 बिलियन डॉलर का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया गया था, जिसके तहत उसने क्या बोला था कि मैं इंडिया के खिलाफ केस फाइल करूंगी और उसमें इंडिया जो है वो पूरी तरह से हार जाता है, जिसके चलते अब जो क्रेन इंडिया है वो प्लान करेगी वो वापस आएगी। खैर ये सारी बातें हमारे मुद्दे की नहीं, जो बात थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपके न्यूज़ में कुछ इतना खास नहीं है, चलो जो चीज़ें खास है मैं आपको वो बताता हूँ। एडिटोरियल पार्ट पर आओ। एडिटोरियल पार्ट पर अगर हम आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर निम्फा वायरस की बात की जा रही है। अच्छा, आपको पता होगा निम्फा वायरस पे मैंने आपको बताया भी था कि निम्फा वायरस जो है वो इंडिया में एक 12 साल का बच्चा है जो जिसकी डेथ हो गई है और उससे कई सारे लोग जो हैं वेस्ट बंगाल में कई सारे और भी केसेस इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं। बेसिकली निम्फा वायरस क्या था, मैंने इस पर आपको केस स्टडी कराई भी थी, बट मैं एक बार फिर से आपको नोट्स में बता देता हूँ, क्योंकि जब आप डेली चीज़ों को पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में वो चीज़ें स्टोर हो जाएंगी और हमारा मेन मोटिव यही है कि आपके दिमाग में चीज़ें क्या करना, स्टोर करवाना। चलो मैं निम्फा वायरस पर बात करता हूँ। ये निम्फा वायरस ही रहा। निम्फा वायरस आपके जीएस पेपर नंबर 2 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये बोला जाता है ये जेनेटिक वायरस है जो कि ट्रांसमिट होता है एनिमल से ह्यूमन की ओर और फिर ये ह्यूमन से ह्यूमन की ओर जाता है। ये एक आरएनए बेस्ड वायरस है जो कि सबसे पहले इसका जो केस है वो मलेशिया में 1998 में पाया गया था, सिंगापुर में 1999 को पाया गया था। ये डोमेस्टिक पिग्स और जो बैट्स, डॉग्स, गॉट, हॉर्सेस, शीप, इनसे ये जो है वायरस फैलता है। और खासतौर पर ये जो फ्लाइंग बैट्स होते हैं या फ्रूट बैट्स होते हैं यानी जो चमगादड़ होते हैं उनसे फैलता है। उनके जो सलाइवा होता है, उनकी जो यूरिन होती है, उनका जो मलमूत्र निकलता है उसमें ये वायरस पाया जाता है, जिसके से ये वायरस फैलना शुरू कर जाता है। और ये देखा गया कि इसकी कोई भी अभी तक हमने कोई वैक्सीन नहीं बनाई है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया। ठीक है, चलो ये सारी बातें थी यहाँ पर। इस वाले ट्यूटोरियल को कुछ खास नहीं है, बस ये था तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्या है यहाँ पर एक मेकिंग दैम पे। अभी मेकिंग दैम पे का क्या है यहाँ पर एडिटोरियल, ये बात कर रहा है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर को लेकर। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ केस क्या हुआ। आप जानते हैं जैसे आप कोई भी ऐप बनाते हो, जैसे मेरी भी अपनी एप्लीकेशन इसका नाम इकोनॉमिक्स ईजी है जो कि हमने गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च की हुई है, आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। तो क्या है कि गूगल प्ले स्टोर पे तो एंड्रॉयड यूज़र जाएगा, बट अगर मुझे एप्पल के iOS में अपनी जो ये स्टोर है हमारा, जो हमारी ऐप है, अगर हम इसको डाउनलोड करवाना चाहते हैं, कहाँ पर लाना चाहते हैं बताओ, एप्पल के आईफोन के iOS में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अलग से पेमेंट देनी पड़ती है। तो ये एप्पल और ये एंड्रॉयड यूज़र क्या करते हैं ना, ये मोटी फीस चार्ज करते हैं। इवन मुझसे भी इन्होंने खूब अच्छी खासी फीस चार्ज की। तो ये कहा जा रहा है कि आप इतनी मोटी रकम फीस चार्ज नहीं कर सकते हो, ये जो 30% की आप एडिशनल फीस लेते हो ये चार्ज नहीं करनी चाहिए। इस पर सबसे पहली पहल जो है वो साउथ कोरिया ने की और साउथ कोरिया से ये मुद्दा उठा कि ये जो आप मोनोपोली दिखा रहे हो ना इन चीज़ों में, ये चीज़ें हटा दो, नहीं तो हम आपके खिलाफ केस फाइल करेंगे। तो ये इस चीज़ को लेकर है। ठीक है, क्योंकि कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करने वाला। अब यहाँ पर क्या है, द इकोनॉमिक रिफॉर्म लुकिंग बैक टू अहेड। अभी क्या है कि यहाँ पर बात की रही है, ये हमारे DN गुप्ता सर हैं, इन्होंने क्या किया, ये एडिटोरियल लिखा और उसमें इन्होंने बताया है कि जो इकोनॉमी की रिफॉर्म की प्रोसेस होती है वो क्या क्या होती है। आखिर हम कैसे पता लगाएं कि इकोनॉमी जो है वो अपनी ग्रोथ पर जा रही है, इकोनॉमी के अंदर मेजर रिफॉर्म आने वाले, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इनके द्वारा जो बातें बोली गई मैंने उसको हाईलाइट किया, उससे उसको पढ़ना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, सबसे पहली बात है कि अगर हमें इकोनॉमी को बूस्टअप करना है यानी दोबारा से रिवाइवल स्टेज पर लेकर आनी है, तो इसके लिए हमें कैपिटल फॉर्मेशन बहुत करनी पड़ेगी, मतलब अपनी ह्यूमन कैपिटल पर फोकस करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर आप अपने इंसानों को जितना ज़्यादा पढ़ाओगे लिखाओगे, उनकी स्किल पर पैसा खर्च करोगे, उनकी डेवलपमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी और वो इकोनॉमी में उतना ही ज़्यादा पैसा कमा के देंगे। दोस्तों 2019 के अंदर हमने एक डेटा देखा अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, हमारे डेटे में जो हमारा HDI है वो बहुत कम पाया गया, यानी हम अपने लोगों के ऊपर इतना पैसा नहीं खर्च करते कि उनका विकास हो पाए। एक देश तभी विकसित होता है जब वहाँ के लोग विकसित होते हैं, वहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं।
और ये तभी पॉसिबल होता है जब लोग अपने ऊपर खर्चा पानी ज़्यादा करें। तो इसीलिए हमारा एस थोड़ा कम था, तो कहा गया कि अगर इकॉनमी को रिवाइवल स्टेज पर लाने तो सबसे पहले आपको ह्यूमन डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज़ पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेबर को प्रोडक्टिव एक्सपर्टाइज बनाने पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, और आपको खूब सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, जैसे रोड हो गया, ब्रिजेस हो गया, टेम्पल्स हो गए, आपके अलग अलग टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स हो गए, उन पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिससे कि इकॉनमी के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो बढ़े, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, इंडिया में पैसों का सर्कुलेशन होगा। तो ये सारी बात यहाँ पर बोली गई कि इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी होती है। ठीक है, तो इस एडिटोरियल को आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है, मतलब मैंने खुद ने पूरी लाइनें पढ़ी तो मैंने हाईलाइट कर दिया, आप उन लाइनों पर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर एक एडिटोरियल और है जो कि राजीव लाल के द्वारा लिखा गया है, डी कोडिंग ऑफ एसेट्स मोनेटाइजेशन। अब ये एडिटोरियल क्या बोलता है, ये ऑलरेडी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो चलो एक बार मैं इस बारे में दोबारा से आपको बता देता हूँ, जिससे आपकी चीज़ें जो है बिल्कुल स्टोर हो जाएं। चलो डीमोनेटाइजेशन की डीमोनेटाइजेशन करो, एसेट्स मोनेटाइजेशन, इस पर बात कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये जीएस पेपर 3 के हिसाब से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा फंड्स की अभी कमी चल रही है, क्योंकि कोविड के चलते देखा गया बहुत सारे सिचुएशन गवर्नमेंट ने खूब पैसा लुटाया, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। तो इसमें गवर्नमेंट के पास फंड्स की थोड़ी क्राइसिस आ गई, तो गवर्नमेंट का उनके पास जो अनयूज्ड एसेट्स हैं इनको किराए पर यानी लीज पर उठा के प्राइवेट सेक्टर से पैसा रेज करेंगे, और ये कहा जा रहा है कि सन 2022 से 2025 यानी 3 सालों के अंदर यहाँ पर 6 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट वसूलेगी प्राइवेट सेक्टर से अपने एसेट्स के अगेंस्ट। यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एसेट्स को लीज पर दे देगी और बदले में पैसे यहाँ पर चार्ज किए जाएंगे, किससे, फाइनेंशियल जो आपके प्राइवेट सेक्टर है उनसे। अब यहाँ पर एक रिकॉर्ड रखा गया कि किससे कितना पैसा वसूल है, इसका पूरा एक रिकॉर्ड है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ वो रिकॉर्ड कहाँ है, ये देखिए, आप इधर देखिए, यहाँ पर एसेट्स मॉनिटराइजेशन के थ्रू कहा गया कि रोड्स हैं उनसे हम 1.6 लाख करोड़ वसूलेंगे, 1.5 लाख करोड़ रेलवे से वसूलेंगे, और जो टेलीकॉम है उससे 0.6 लाख करोड़ रुपए वसूलेंगे। तो ये अलग अलग करके दे रखा है, इस तरह से हम टोटल 6 लाख रुपए आने वाले 3 सालों के अंदर क्या करेंगे, वसूलेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो मतलब ये होता है कि हमारे पास गवर्नमेंट के पास जो लैंड पड़ी हुई है जो गवर्नमेंट भी यूज़ नहीं करी है, तो क्यों ना उसे प्राइवेट सेक्टर को लीज पर दे दें, तो प्राइवेट सेक्टर उस पर अपना कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करेगा, अपना काम करे, और बदले में हमें लीज रेंट वो पे करता रहेगा। इससे जो हमारा रेवेन्यू लॉस है, जो डेफिसिट हो रहा है, वो सरप्लस में रहेगा और इससे कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा। इसके अंदर दो होती है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि आप किसी नई जगह इन्वेस्टमेंट करो जो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच है। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है होता तो वो भी नया है, लेकिन आप इसमें किसी के साथ मर्जर और एक्विजिशन के थ्रू यहाँ पर आते हैं, उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड। ठीक है, तो ये एसेट्स मोनेटाइजेशन को लेकर यहाँ पर एडिटोरियल बोला गया। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देखो इनके कहने का मतलब पता है क्या है कि आप सिर्फ अगर ये सोचो कि एसेट्स को मोनेटाइज करने से इकॉनमी ग्रो अप कर जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ उसका एक पार्ट है, आपको और भी कई सारे कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे, तब इकॉनमी रिवाइवल स्टेज पर जा पाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये एक न्यूज़ है, ये मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, पहले मैंने इस पर खूब सारे नोट्स वगैरह भी बनाए, बट मुझे कुछ खास नहीं लगा, इसलिए मैं भी इसको स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर है RS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, RSS विंग सी गारंटीड क्रॉप प्राइस। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आजकल 500 डिस्ट्रिक्ट, हमारे भारत के 500 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि वेडनेसडे के दिन ये कह रहे हैं, मतलब आज के दिन ये कहने वाले हैं कि हम धरने पर बैठेंगे। क्यों बैठेंगे, क्योंकि हमें हमारी क्रॉप की सही कीमत नहीं मिल पा रही। अब आप कहोगे सर ऐसा तो हो नहीं सकता, आपने तो हमें पढ़ाया था इकोनॉमिक्स में MSP मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होता है, तो उसके तहत इनको फ़ायदा तो मिल रहा है, ये फिर क्यों धरने पर बैठना चाहते हैं। इसलिए बैठना चाहते हैं क्योंकि MSP हर स्टेट ने लागू नहीं किया है, और जिन स्टेटों ने किया है उसमें हर स्टेट के अंदर MSP कवर भी नहीं होता है। ये हरियाणा और पंजाब में देखा है MSP बहुत पॉपुलर हुआ, उससे लोगों को फ़ायदा, यानी किसान भाइयों को फ़ायदा पहुँचा, लेकिन हमारे तो हर स्टेट के अंदर किसान है, तो उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक नई स्कीम की यहाँ पर बात की है। चलो मैं आपको ना इसका सीधा लेकर चलता हूँ नोट्स के ऊपर, यहाँ पर आप देखना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये हमारे जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एग्रीकल्चर प्राइसिंग की यहाँ पर बात करते हैं। पहले बात करते हैं MSP होता क्या है। देखो MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है कि अगर कल को आपकी जो फसल है वो आप नहीं बेच पा रहे, तो गवर्नमेंट मिनिमम उसका इतना प्राइस तो आपको पे कर ही देगी, तो आपको एक एश्योरेंस मिल जाती है कि कल को अगर हमारी क्रॉप नहीं बिक पाती है, सही कीमत नहीं मिल पाती है, तो एटलीस्ट इतना पैसा तो हमें मिल ही जाएगा, और इसी को बोलते हैं MSP। अच्छा, MSP हर क्रॉप के अंदर नहीं मिलता है, MSP जो होता है वो सिलेक्टिव क्रॉप्स के ऊपर मिलता है। वो सिलेक्टिव क्रॉप कौन कौन सी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कर्सिल की 7 क्रॉप्स हैं, जैसे पैडी हो गया, वीट, बाजरा, ज्वार, बार्ली, मेज़ और रागी, इनके ऊपर मिलता है।
5 पल्सेस पर मिलता है, जिसमें ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द और लेंटिल आती है। और ऑयल सीड्स पर भी एमएसपी मिल जाता है, ग्राउंड नट्स हो गया, मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सीसम, सनफ्लावर सीड्स और नाइगर सीड्स, इन पर मिल जाता है। और कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं उन पर भी मिल जाता है, जैसे रॉ कॉटन हो गया, रॉ जूट हो गया, कॉपरा हो गया और शुगर कैन हो गया। इनके अंदर आपको एमएसपी देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो किसान इनके अलावा जैसे पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया, इन चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है तो उस पर आपको एमएसपी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एमएसपी जो है उसकी कवरेज को बढ़ाना चाहिए, जिससे हर किसान उस एमएसपी का फ़ायदा उठा पाए। और इसी बात को लेकर फार्मर्स का जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है कि गवर्नमेंट उनको गारंटी दे कि कम से कम उसको इन क्रॉप्स के ऊपर तो ये चीज़ें मिलेंगी ही मिलेगी। गवर्नमेंट के ऊपर कई सारी चीज़ें कि भारतीय किसान मोर्चा आंदोलन वगैरह चलाया गया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। इसलिए किसानों ने कहा है कि ऐसा है कि आने वाले टाइम के अंदर हमें सही कीमत नहीं मिल रही। अगर सही कीमत नहीं मिली या एमएसपी की कवरेज को नहीं बढ़ाया तो आगे चल के हम धरने जैसी चीज़ों को करें। आपको पता होगा अभी लॉकडाउन जब चल रहा था उस टाइम पर कई सारे किसान लोग जो है, किसान भाई लोग कहाँ आए थे, दिल्ली में आए थे। और खासतौर पर लाल किले में इन्होंने जो अपना धरना दिया था, आपको याद है ना, वो झंडा वगैरह फहराया गया था। वो क्या थे, वो किसान अपनी डिमांड रख रहे थे कि उनकी सुनवाई की जाए, लेकिन कोई सुनवाई करने को राज़ी नहीं होता, जिसकी वजह से फार्मर्स को इस टाइप का प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, इसके बाद हम अगर हम आगे चले तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोर डिले ऑन डेटा प्रोटेक्शन बिल। अभी बेसिकली क्या है, देखो डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है कि जैसे आजकल जैसे सॉफ्टवेयर का ज़माना आ गया, हर चीज़ बड़ी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ रहा है उतनी ज़्यादा हमारे ऊपर सिक्योरिटी कंसर्न्स बनने लगे हैं। क्योंकि आप जानते हो, जैसे मैंने पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, बेसिकली क्या होता है, जो कंपनियां होती हैं वो कुछ इस तरह की सॉफ्टवेयर, इस तरह की ऐप लॉन्च कर देती हैं जिसके थ्रू आपके मोबाइल में जो जो चीज़ें हैं वो उनको वहाँ पर पता चलने लग जाती है। आपकी जो पर्सनल डेटा है वो हैक्स होने लगते हैं। वैसे ही हमारा जो जीएस पेपर 2 और 3 है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। देखो पहले मैं आपको बताता हूँ, जो साइबर सिक्योरिटी है बेसिकली एक इंसान की जो प्राइवेसी है वो उसका एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो क्या हुआ, सन 2017 के अंदर एक केस हुआ था, केएस पुटवा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर ये जजमेंट आई थी कि जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है उसके अंदर हर इंसान को अपनी राइट टू लाइफ जीने का अधिकार है और राइट टू प्राइवेसी भी है, कि वो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करे। कहीं उसके फ़ोन में जो चीज़ें हैं वो ऐसा ना हो कि पब्लिकली लीक हो जाए जिससे उसको हर्ट हो चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर बात बोली गई और कहा ही जा रहा है कि जो प्राइवेसी का जो कंसर्न है वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा हुए। अनवांटेड कॉल्स, अनवांटेड मैसेजेस आते हैं जिसके चलते लोगों की जो प्राइवेसी है वो थ्रेट हो जाती है। तो प्राइवेसी थ्रेट ना हो इसके चलते हम अपने पास रूल्स एंड अगर स्ट्रिक्ट बनाएंगे, आईटी लॉज में चेंज लेकर आएंगे, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। तो वहीं यहाँ पर जो आईटी लॉज है उसको लेकर अमेंडमेंट की बात की जा रही है कि पिछले कई टाइम से जो आईटी एक्ट में अमेंडमेंट होने वाली है वो अभी तक क्यों नहीं की जा रही है। इस बात को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है कि और कितने दिन लगेंगे, कितने चीज़ों को कितना टाइम और डिले करोगे प्रोटेक्शन बिल को लेकर। तो ये यहाँ पर बातें की जा रही है और मुझे लगता है कि इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना उन पर जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है इसीलिए जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना है ना, इसी वजह से उन्होंने जो कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं उनकी संख्या को बढ़ाया, या कह लो जो वैकेंसीज है उनको फुलफिल किया, जिससे कोर्ट केसेस जो पेंडिंग केसेस हैं उनका निपटारा जल्दी से जल्दी। अब आपको चीज़ें थोड़ी कनेक्ट होनी समझ में आ गई होंगी। अब ये क्या है, CIA चीफ टॉप रशिया ऑफिशियल इन दिल्ली। अभी ये क्या है, एक रशिया के साथ हमारी मीटिंग होने वाली है जिसके ऑफिशियल्स जो है नरेंद्र मोदी ने उनको इनवाइट किया हुआ है इंडिया के लिए कि आप आओ यहाँ पर बैठ के मीटिंग करो। और ये जो मीटिंग है वो कहाँ पर होगी, आपकी दिल्ली में होगी। तो खास नहीं है, बेसिकली अफगानिस्तान में जो तालिबान का कब्जा हो गया उस पर ये कंसर्न जताएंगे और किस तरह से ट्रेड करना है उस पर ये बातें करेंगे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर एक चीज़ बोलिए, PM उर्गे प्राइवेट सेक्टर टू हेल्प इम्प्रूव क्वालिटी इन गवर्नमेंट स्कूल्स। अब आप जानते हो जैसे आज की डेट में क्या है ना, जब से कोविड हुआ है, कोविड के चलते कई सारे लोगों की जॉब छूट गई, कई सारे लोगों की सैलरी कम हो गई, कई सारे लोगों को तो जॉब से वैसे निकाल दिया गया। तो ऐसे में उनके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बन जाती है। गवर्नमेंट ये देखता है कि एक तरफ हम पढ़ाना भी चाहते हैं बच्चों को और लोगों के पास जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, तो वो कैसे करेंगे। तो इस बात को लेकर गवर्नमेंट ने बहुत कंसर्न जताया और कहा कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है हम उसको इस लायक बनाएंगे कि लोग अपना एडमिशन, बच्चों का एडमिशन कहाँ कराएंगे, गवर्नमेंट स्कूल में कराएंगे, जिससे उनको इस चीज़ का फ़ायदा पहुँच पाए। तो देखा गया कि एक सर्वे कराएगी जिसके अंदर देखो मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। दिल्ली के अंदर तो गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं, मैं खुद भी जेनुअनली बोलता हूँ, मैंने खुद ने ये चीज़ देखी है। बट अगर हम पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी ने क्या बोला कि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा कंसर्न, पूरा जोश जो है वो अपना कहाँ दिखाना पड़ेगा, हमें अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में दिखाना पड़ेगा और इनकी हालत को सुधारना पड़ेगा। अब इसकी हेल्प के लिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से हेल्प मांगी है कि प्राइवेट सेक्टर जो अपना स्किल और जो मैनेजमेंट है उसके हिसाब से कुछ ऐसा करो कि जो इनकी क्वालिटी है ना गवर्नमेंट स्कूल की, ये क्वालिटी इंप्रूव हो पाए। हम पढ़ाई लिखाई में इतनी अच्छी क्वालिटी दें कि बच्चा यहाँ से पढ़ के आए तो उसे अच्छी अच्छी सैलरी पर जॉब मिल जाए, बहुत अच्छी तरीके से अपना सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर पाए। तो क्वालिटी को लेकर यहाँ पर कंसर्न किया गया, क्योंकि देखो एक देश का
जो भविष्य है वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से ही बनता है। इस बात को नरेंद्र मोदी और देशवासी जितना जल्दी समझ ले उतना ज़्यादा अच्छा है। और इसी बात को लेकर नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो एक नया पोर्टल लाने वाले हैं जिसके अंदर क्या होगा, प्राइवेट स्कूल के साथ वो कोलैबोरेट करके क्या करेंगे, नई नई चीज़ों को लॉन्च करेंगे और सरकारी स्कूलों को भी एक प्राइवेट स्कूल की बराबरी पर लाकर खड़ा करें। जो काम अरविंद केजरीवाल ने किया है अब वो सेंट्रल लेवल पे हर स्कूल के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, सर्वे डिटेल्स कार्टनो कैस्टोप्रोरिक इम्पैक्ट ऑन स्कूल क्लोजर। देखो एक सर्वे के दौरान ये पाया गया कि जो बच्चे हैं, ठीक है, ये स्कूल नहीं जा पा रहे तो इनके अंदर एक अलग ही टाइप की इंजाइनिटी देखने को पाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ये बहुत थोड़ा काम करते ही तुरंत बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ गया है। क्योंकि जब एक इंसान घर पे बैठा रहता है पूरे टाइम मोबाइल टीवी पे लगा रहेगा तो अल्टीमेटली उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ब्लॉक हो रही हैं। फिजिकल एक्टिविटी जितनी कम होगी उतना ही ये लोग चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। ये लोग क्या करेंगे, काम को टाइम को डिले खींचने की कोशिश करेंगे, काम को जितना खींचा जा सकता है उतना। तो ये सारी चीज़ें स्कूल के बच्चों के अंदर पाई जा रही है। इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। अभी कहा जा रहा है कि किस तरह से हम इस बच्चों के अंदर जो बीमारी पाई जा रही है इससे कैसे दूरी पा सकते हैं। तो दूरी पाने का एक ही तरीका है कि जल्दी से कोविड का वैक्सीनेशन करो, बच्चों को स्कूल में भेजो ताकि वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, जिसकी वजह से जो उनके दिमाग पर इसका असर पड़ रहा है मोबाइल वगैरह का, ये असर दूर किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या है, पीयूष गोयल इस शारफा फॉर G20 समिट। देखो पीयूष गोयल जो है वो भारत के रिप्रेजेंटेटिव बनकर G20 समिट के अंदर ये अपॉइंट किए जाएंगे और वहाँ की मीटिंग को ये अटेंड करेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन हो सर ये G20, G7, G8 क्या होता है? ये 3 ग्रुप होते हैं याद रखना, G7, G8 और G20। खैर G8 तो अब रहा नहीं है, उसको एग्जिट कर लिया गया। मैं आपको बताता हूँ इसकी पूरी डिटेल क्या होती है। तो पहले यहाँ पर देखते हैं। ये आपकी क्वाड समिट है। अभी क्वाड समिट का मुझे लगता है अभी उससे पहले ना मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, फोटोज़ में दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखना एक मिनट दोस्तों, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा मुझे दिखाने के लिए करना पड़ता है। ये देखो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर G7 के अंदर टोटल 7 कंट्री है। G7 का मतलब होता है 7 कंट्री, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। G8 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 8 कंट्री और G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। तो G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान। ये सब क्यों करते हैं? ताकि इनके अंदर जो ये FTA बनाते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाते हैं कि अगर माल इधर से उधर ले जाना होगा तो कोई इम्पोज ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी इम्पोज इस पर नहीं की जाएगी ताकि माल आसानी से आ जा सके। तो एक ग्रुप ऑफ 7 नेशन यानी इसको G7 बोलते हैं। G8 के अंदर कुछ टाइम के बाद रशिया को इंक्लूड किया गया, लेकिन बाद में रशिया ने यहाँ से एग्जिट कर लिया, तो अब G8 नहीं बचा बल्कि G7 बचा। और G20 के अंदर ये तो 8 आती हैं, बल्कि इसके अलावा भी आती है, जैसे तुर्की हो गया, यूरोपियन यूनियन, ये तो खैर एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और अर्टिगिया हो गया, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी इसका मेंबर है। इसका मतलब आपके एग्जाम से पहला क्वेश्चन तो ये बन गया है, क्या इंडिया G7 या G8 का मेंबर है? द आंसर इज नो। वो किसका मेंबर है? G20 का मेंबर है, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस का है। अब बेसिकली ये क्या है ग्रुप ऑफ 20 नेशन? ये ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं कि व्यापार को किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो हम एक काम करते हैं, कार्टेल यानी ग्रुप बना लेते हैं और हम आपस में जब भी व्यापार करेंगे, जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करें तो हम कोई भी टैक्सेस या कोई भी ड्यूटी इसमें चार्ज नहीं करेंगे। ये बेसिकली इसके लिए बनाया जाता है। अब जब ये सारी चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिली तो क्या हुआ कि इन लोगों का व्यापार बढ़ना शुरू हो गया। इसी वजह से इसमें कई सारे नेशंस जुड़ना पसंद करते हैं, तो जितने ज़्यादा जुड़ जाते हैं उतने G20, 21, 22 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ G7 और G20 ही रनिंग में चल रहे हैं। अब इसकी क्या होती है, साल भर में कई सारी मीटिंग्स होती हैं। अब जो मीटिंग होती है उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी यूनियन मिनिस्टर जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हैं, दैट इज़ पीयूष गोयल, इनको G20 की मीटिंग के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए। इसके बाद यहाँ पर एक बात बोली गई, एयर क्वालिटी इंप्रूव इन 2020। अब आप जानते हैं कि एयर क्वालिटी को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जैसे आप जानते हो कि COP21 के अंदर हमने पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया। UNFCCC के ना कई सारे एग्रीमेंट होते हैं, उनके अंदर जो मीटिंग्स होती हैं उनको COP बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी। तो उसके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 3 के अंदर काइटो प्रोटोकॉल को किया गया था। COP21 के अंदर पेरिस एग्रीमेंट किया गया था। इस पेरिस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि जो कार्बन एमिशन है इसको किस तरह से कम करें ताकि ओजोन जो डिपल्शन हो रही है, जो नेचुरल हजार्डियस गैसेज आ चुके एनवायरमेंट
गवर्नमेंट ने इसको कम किया है। तो ये सब है, इसको लेकर हमारे जो मिनिस्टर्स लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है और इन्होंने एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की। आप जानते हैं इंडिया में अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, यानी यहाँ की एयर की क्वालिटी ऐसी, अगर आप बिना सिगरेट बिना बीड़ी के भी अगर आप बाहर हवा में सांस लोगे तो एक तरह से आपने पूरे दिन में जो सांस ली है उसके हिसाब से 10 सिगरेट आपने एक दिन के अंदर इनहेल कर लिए। इतना ज़्यादा पोल्यूशन आपकी सांसों या फेफड़ों के अंदर घुस गया है, इसलिए एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना एक बहुत ही बड़ा कंसर्न बन चुका है। आपको पता होगा अभी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने एक स्मोक टॉवर लगवाया था, ये आनंद विहार के अंदर लगा हुआ है, इसकी फ़ोटो है। ये आनंद विहार के पास क्या है, ये नीचे आप फैंस देख रहे हैं, ये क्या करता है, ऊपर जो आप चिमनी ऐसी देख रहे हो, ये ऊपर से जो गंदी एयर है उसको सक करता है और अंदर ये फिल्टर्स लगे होते हैं और उन फिल्टर्स के द्वारा ये नीचे जो पंखे लगे हुए हैं यहाँ से फ्रेश एयर को रिलीज़ किया जाता है और कहा जाता है कि 1 किलोमीटर की रेंज तक जो भी एयर होती है उसको प्योरीफाई कर देती है। उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या जो हार्म केमिकल्स वगैरह का रिएक्शंस वगैरह होता है या गैसेस होती है उनको ये अंदर कर लेता है और जो अच्छी हवा होती है, फ्रेश एयर होती है, उसको ये बाहर रिलीज़ करता है। तो स्मोक टावर कहीं ना कहीं पॉल्यूशन लेवल को कम करे। मैं कहूँगा कि देखो अभी हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 2020 के कंपैरिजन इंप्रूव हुई है। मुझे लगता है इसके इंप्रूव होने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि हमारे यहाँ पर लॉकडाउन लगा रहा है, जिसकी वजह से लोग जितना पोल्यूशन होना चाहिए उस लेवल का पोल्यूशन नहीं हुआ और यही रीज़न है कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो क्या हो गया, सुधर गया। और दूसरी बड़ी बात कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो चुकी है। अब वो क्या करती है, इसको लेकर क्या करती हैं, पूरा बाकायदा इन्होंने स्मोक टावर बनाई। तो खाली अभी दिल्ली में शुरुआत हुई, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये हर पॉल्यूटेड सिटी के अंदर लगा दिए जाएंगे, हर 5-10 किलोमीटर की रेंज के ऊपर, जिससे कि वहाँ के पोल्यूशन को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो अभी हम क्या बोलेंगे कि हमारे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो क्या होगी, हमारी इंप्रूव होगी। ठीक है, इसका एक चीज़ है यहाँ पर 21.2 लाख यानी 21,02,000 अनऑर्गेनाइज वर्कर को रजिस्टर्ड किया जाए ताकि हम उनको ई श्रम पोर्टल के थ्रू रजिस्टर करके उनको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करा सकें। चलो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ ये पूरी न्यूज़ है क्या। इसको लेकर भी मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हुए हैं। एक मिनट दोस्तों, ये वाला मैंने नोट्स इसका बनाया था, एक मिनट रुकना। पर्सनल डेटा, ये रहा ई श्रम पोर्टल। अब बेसिकली ई श्रम पोर्टल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये हमारे जीएस पेपर 3 के हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि आप जानते हैं हमारी इंडिया के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बोलबाला बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जिनको बाकायदा सोशल सिक्योरिटी के पीएफ वगैरह के बेनिफिट मिलते हैं, बट आज के में अनऑर्गेनाइज सेक्टर दिहाड़ी लेबर बहुत ज़्यादा है जिनको ये बेनिफिट नहीं मिल पाते। तो गवर्नमेंट कहती है कि देखो जो बड़े बड़े सेक्टर है उन पर तो हम फोकस आसानी से कर लेते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर पर, लेकिन हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो हमें इन पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, इन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च किया जिसको बोला गया ई श्रम पोर्टल। इस पोर्टल के अंदर क्या गया, 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर को यहाँ पर क्या किया गया, ये जो माइग्रेंट वर्कर है जो दूसरे उसमें स्टेट में आते हैं काम करने के लिए, इनको यहाँ पर या स्ट्रीट वेंडर हो गया, डोमेस्टिक वर्कर हो गए जो घरों में काम करते हैं, इनको यहाँ पर रजिस्टर्ड किया जाएगा और इनको एक कार्ड बना के दिया जाएगा जिसको बोलता है ई श्रम कार्ड। अब ये जो ई श्रम कार्ड है ये 12 डिजिट का एक यूनिक कोड होगा जो इनको अलॉट किया जाएगा और इस पर जितने भी लोग रजिस्टर्ड होंगे उनको इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी जाएगी कि कल को अगर इनके साथ कोई सीवियर डेथ केस हो जाता है या कल को एक्सीडेंटल में इनके बॉडी में कोई मेजर इंजरीज आ जाती है तो इस केस में इनको 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। और अगर सीवियर इंजरी की सिर्फ हाथ पैर टूटे हैं बट वो अलाइव है तो इस केस में आपको 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। किसको, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को। देखो इकोनॉमी के अंदर ना हमें हर इंसान को इक्वल अहमियत देनी पड़ती है। देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं कि उनको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर कभी भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए जाते, इसलिए उन पर ध्यान देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसी बात को देखते हुए ये ई श्रम पोर्टल बनाए गए जो कि 12 डिजिट का यूनिक कोड प्रोवाइड कराता है हर उस इंसान को जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कवर होता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि आने वाले टाइम के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बढ़ाया जाए जिससे हमें ये पता चले, एक्चुअल डेटा का पता चले कि इस टाइम कितने लोग अभी इंडिया के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आ रहे हैं और इनको जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाए जिससे कि इनका एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं भी मिल पाता तो एटलीस्ट इनको जो सोशल बेनिफिट्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा सके। बोलो क्लियर हुआ? चलिए, तो ये था हमारे पास ई श्रम पोर्टल को लेकर। तो आपको समझ आया कि अगस्त 26 के अंदर यहाँ पर इसकी एक मीटिंग बुलाई गई थी और कहा गया था कि इसमें लगभग 21 लाख अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को यहाँ पर क्या किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई जाएगी और साथ के साथ इनको जो सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पेज पर।
अगला पेज है इन पेशावर, सॉरी पेशावर नहीं बोलेंगे, पंचशील वैली जो है उसको लेकर यहाँ पर बात बोलेगी। दोस्तों इस पर नोट्स बनाए जो मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगा, बट अभी आप सिर्फ सुनो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। बात यह है कि जो पंचशील वैली, चलो मैं आपको पंचशील वैली पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको चीज़ों को दिखाने से ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी हो जाती हो। तो चलो पंचशील वैली दिखाता हूँ आपको, कहाँ है ये अफ़गानिस्तान का मैप है। ये वो काबुल जो है ये इसकी क्या है, कैपिटल है। उसके ऊपर देख सकते हो ये पंचशील वैली है। अब क्या था ना, पंचशील वैली जब 2001 से 1996 से लेकर 2001 तक तालिबानी का कब्जा था, वो 5 साल तक तालिबानी का कब्जा हुआ था। देखो मेरी पूरी हिस्ट्री को सुनना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना पूरी हिस्ट्री, उसको सुनोगे ना तो आपको ये न्यूज़ अच्छे से समझ आएगी और हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। देखो बात ये है कि जो अफगानिस्तान है ना, इस पर तालिबानी का अटैक सिर्फ अभी 2021 में नहीं हुआ, उससे पहले भी इस पर कई सारे अटैक्स हो चुके हैं। इसमें जब क्या हुआ था, पिछली बार 1996 से लेकर 2001 तक तालिबानी का ही कब्जा था यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या हुआ 2001 के अंदर जो 9/11 का वो हमला हुआ था ना, USWT में हमला हुआ था वो, तो उस हमले के बाद यूएस बड़ा गुस्से में आ गया। उसने कहा हम टेररिस्ट को नेगलेक्ट करना चाहते हैं और आप टेररिस्ट को प्रमोट कर रहे हो। तो इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अपने सैनिक भेज दिए, जिसकी वजह से जो तालिबान सरकार है वो डिमोलिश हो गई और वहाँ पर चुनाव वगैरह करवा के, जैसे अशरफ गानी वगैरह वहाँ के प्रेसिडेंट वगैरह थे ना, उनको अपॉइंट किया गया। तो अब जो तालिबानी का ग्रुप था वो हट गया, क्योंकि 20 साल तक जो यूएस के कॉप्स थे वो वहाँ पर क्या कर गए, डिप्लॉय किए गए। लेकिन जैसे यूएस ने वहाँ से अपने आप को वहाँ के कॉप्स हटा दिए 20 साल बाद, वैसे ही तालिबान ने यहाँ पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब क्या था ना कि जब 1996 की बात है, तो जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना पंचशील वैली, इस पे उन लोगों ने उन दिनों पर उतना अच्छे से कब्जा नहीं कर पाए थे, क्योंकि यहाँ के लोग खास तौर पे तालिबानों को तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस वजह से इसको कब्जा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कल की डेट में मैंने आपको न्यूज़ में बताया था कि तालिबानों की ऑफिशियली डिक्लेरेशन आ चुकी है कि इन्होंने पंचशील वैली पर भी अपना कब्जा कर लिया है। दोस्तों पंचशील वैली हमेशा से एक न्यूट्रलाइज वैली रही है, जिसके अंदर कोई भी आगे बाहरी व्यक्ति अपना कब्जा नहीं कर सकता। इतना आसान काम नहीं है यहाँ पर कब्जा करना। लेकिन फाइनली तालिबानी ने कल की डेट में ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि अब ये जो है किसके अंडर में आ चुका है, ये अब ये तालिबानी ग्रुप के अंडर में आ चुका है। तो यही सारी बात है। आई होप कि आपको समझ आएगा कि तालिबानी का जो कब्जा है वो पहले 1986 से लेकर 2001 तक चला, फिर 2001 में यहाँ पर चुनाव वगैरह करा के सरकारें बनाई गई। 20 साल तक अमेरिका के जो सोल्जर्स थे उन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की। जैसे अमेरिका के सोल्जर्स यहाँ पर निकल गए, तालिबान ने दोबारा से यहाँ पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, चलिए इतना आपके लिए काफ़ी है। अब हम आगे की न्यूज़ पढ़ते हैं। आगे की न्यूज़ में यहाँ पर यह है ऑटो सेल में बी लैक स्ट्रक्चर देयर फेस्टिवल सीजन। अब यहाँ पर क्या बोलोगे, देखो जब से लॉकडाउन लगा है तब से लोगों की जेब थोड़ी ढीली हो गई है, लोगों के पास उतने फंड्स नहीं होते जिसके चलते वो ये सारी चीज़ें खरीद पाएँ। तो ये कहा जा रहा है कि जैसे जब फेस्टिवल सीज़न आ, जैसे अभी नवंबर में दिवाली आने वाली है, तो दिवाली से पहले आप जानते हो धनतेरस आती है, कई टाइप के फेस्टिवल्स आते हैं, तो लोग इन पर ना बुकिंग पहले से ही करा लेते हैं। कोई भी अच्छी कार होती है उसकी बुकिंग जब अभी कराओगे तब वो नवंबर में जाके मिलेगी 2-3 महीने बाद में। तो वो बुकिंग जो है वो उतनी नहीं हो रही जितनी पहले होती थी, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न बताया है कोविड-19 क्राइसिस, जिसके चलते लोगों के पास उतना पैसा नहीं रहा कि वो पहले 100 लोग खरीदते हैं, अब सिर्फ 80 लोग खरीद पा रहे हैं, 20 लोग नहीं खरीद रहे। तो अल्टीमेटली डिमांड तो कम हो गई ना। तो यहाँ पर यही बात बोलेगी कि जो फेस्टिवल सीजन है वो बड़ा फीका फीका सा है, कोई ज़्यादा खास यहाँ पर कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी वो टॉप 50 कंपनियाँ जो निफ्टी के अंदर कवर होती हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओगे कि साउथ जो पूरा एशिया पैसिफिक है उसके अंदर सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, या आप मुझे गूगल पे सर्च करके या ऐसे बताओ। वैसे मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, अगर आप मेरी इंडियन इकोनॉमी वाली सीरीज़ देख रहे हो तो उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी कि कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है जो एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, और वर्ल्ड के 5 स्टॉक एक्सचेंज में 5वें नंबर पर कौन सा स्टॉक एक्सचेंज आता है। दोनों के नाम आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। तो बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में टॉप 50 कंपनियाँ कौन कौन सी आती हैं इसके अंदर, ये आपकी आती है अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, भारतीय एयरटेल, BPCL, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला इंडिया, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमीन इंडिया, HCL टेक, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ITC, JSW स्टील, कोटेक बैंक, L&T, M&M, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, UPL और विप्रो। ये 50 कंपनी हमारे यहाँ पर किसमें कवर है, निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनी आती है, सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज आती है, यानी
जो कंपनियां सेंसेक्स में कवर हैं वो निफ्टी के अंदर तो कवर होंगी ही होंगी, ठीक है। अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें तो यार जब भी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, अगर उसमें आइडिया जोड़ दिया जाए तो ये जब भी किसी कंट्री को लोन देती हैं तो ये अपनी करेंसी में देती है, जिसको बोलते हैं SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। और ये जो SDR होती है इसमें 5 करेंसीज को जोड़ा जाता है। वो 5 बास्केट ऑफ करेंसी कौन कौन सी होती है? US डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज युआन। मैं रिपीट कर दूं, वो 5 करेंसी कौन कौन सी होती है? US डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज युआन। ये 5 करेंसी इसमें क्या होती है? इंक्लूडेड होती है। तो दोस्तों आज के द इंडियन न्यूज़पेपर में हम इतने ही रखेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये करंट अफेयर की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।